अध्याय 41। वेई लियांग ने 2000 सैनिकों को चुपचाप प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया। गोंगसुन यांग से मिली गुप्त जानकारी के अनुसार वह चेन जियांग की बेटी के मार्ग पर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह लियांग पहुंचा और समूह की खोज की। लोगों के समूह ने दसियों हजार बुशेल भोजन ले रखा था, इसलिए वे तेजी से नहीं जा सकते थे। हालांकि वे जल्दी निकल पड़े थे, लेकिन वे अभी तक आधे रास्ते तक भी नहीं गए थे। वेई लियांग ने अपने आदमियों को आगे पहाड़ पर घात लगाने के लिए ले जाया। जब समूह खड्ड में घुसा तो उसने संकेत दिया और दोनों तरफ घात लगाए बैठे सैनिक बाहर निकल आए। जनरल गाओ शुन, जो चेन जियांग के आदेश के तहत समूह को ले जा रहे थे, चौंक गए और जल्दी से चिल्लाए, आप कौन हैं? वेई लियांग चिल्लाए, यह आपके दादा हैं। बोलने के बाद उन्होंने अपने घोड़े को उकसाया और अपनी कृपाण को घुमाया। गाओ शुन ने जल्दी से अपना भाला उठाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी लियांग के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। सिर्फ 2 या 3 राउंड के बाद वह घायल हो गया और अपने घोड़े से गिर गया। दूसरे जनरलों ने देखा कि वी लियांग बहुत ही भयंकर था और उसके पास एक बड़ी सेना थी, इसलिए वे बुरी तरह डर गए। उन्होंने उसे कुछ बार मुक्का मारने का नाटक किया, फिर अपने घोड़ों को तेज किया और भाग गए। बचे हुए सैनिक विरोध नहीं कर सके और जल्दी से तितर-बितर हो गए। इस बार वेई लियांग का उद्देश्य दुश्मन को मारना नहीं था, इसलिए उसने उनका पीछा नहीं किया। उसने अपने आदमियों को भोजन और आपूर्ति इकट्ठा करने का आदेश दिया, फिर बीच में गाड़ी के पास गया और पर्दा उठा दिया। छोटी लड़की गाड़ी में सिकुड़ी हुई थी, कांप रही थी। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। जब उसने वेई लियांग को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह चीख पड़ी और बेहोश हो गई। उसके बगल में बैठी 2 बूढ़ी नानी के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। वे घुटनों के बल झुक गईं और दया की भीख मांगने लगी। वेई लियांग को पता था कि जिस महिला को उसने डराकर बेहोश कर दिया था, वह चेन जियांग की बेटी थी। उसने गाड़ी की रखवाली के लिए एक गार्ड को बुलाया, फिर दिशा बदलकर यंगझौ की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद जब वे हुयान पहुंचे, जब वे तैनात थे, एक स्काउट रिपोर्ट करने आया। यांग शिन ने अपने करीबी मंत्री सोंग जियान को भेजा। सोंग जियान ने सम्मानपूर्वक वेई लियांग के समूह को शहर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वेई लियांग ने इनकार कर दिया और अपने सैनिकों को शहर के बाहर डेरा डालने और आदेशों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को चेन जियांग की बेटी के तंबू के पास जाने से सख्ती से मना किया और दिन रात सख्ती से गश्त की। इस यांग शिन को अक्सर जू ताई से दुश्मनी थी। पिछली लड़ाइयों में उनकी सेनाएं बराबरी की थी और वे जीत और हार दोनों ही चुके थे और लड़ाई 2 साल तक चली थी। कुछ दिन पहले वेई शाओ ने अपने दूत झांग योंग को वेई शाओ द्वारा स्वयं लिखा गया एक पत्र देने के लिए भेजा था, जिसमें उनके इरादे स्पष्ट रूप से बताए गए थे। वेई शाओ उत्तर में शक्तिशाली था, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और दुनिया भर से नायक रिपोर्ट करने आते थे। यांग शिन ने लंबे समय से इसके बारे में सुना था, लेकिन कभी दौरा नहीं किया था। अब अचानक उसे दूत भेजते देखना भी अजीब था। त्रोंग जियांगडोंग परिवार से था, वेई शाओ की प्रतिष्ठा की प्रशंसा करता था और आया। उसे मुख्य इतिहासकार का पद दिया गया। बोलने और बहस करने की प्रतिभा थी। बस 2 या 3 वाक्यों ने डोंग तिन को उसे अपना विश्वासपात्र मानने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ट्रान तोंग मजबूत था, लेकिन वेई शाओ ने उसे नियंत्रित किया ताकि वह डरावना न लगे। केवल 20,000 सैनिकों और घोड़ों के साथ जू झोउ पर हमला करने के लिए सेना भेजना, जीत की संभावना बहुत अधिक है। भोजन और घोड़ों का उल्लेख नहीं करना है जो वेई शाओ ने भेजने का वादा किया था। भोजन और घोड़ों का उल्लेख नहीं करना है, वे 1000 घोड़े कीमती हैं।
दक्षिण में घोड़े नहीं पाले जा सकते। अगर उत्तर से 1000 घोड़े लाए जाएं, तो यह पंखों वाले बाघ जैसा होगा। यांग शिन ने तुरंत स्वीकार कर लिया, खून पिया और झांग योंग के साथ शपथ ली और उस रात एक भव्य भोज का आयोजन किया। अगले दिन उसने 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें 3 मार्गों में विभाजित किया जो सीधे जुझो की ओर बढ़ रहे थे। जू ताई ने आधे महीने पहले यानझोउ पर हमला करने के लिए सेना भेजी थी। पूरे रास्ते में लूटपाट की, यहाँ तक कि कुत्तों और मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा, जिससे लोगों को शिकायत और परेशानी हुई। अब सेना बड़ी और ठंडी होती जा रही थी। जब वे डोंग जिले से केवल 100 मील दूर थे, तो एक स्काउट ने खबर दी कि शहर से 30 मील बाहर डोंग जिले के गवर्नर क्याओ पिंग और उनके बेटे 50,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। यह सुनकर टिएट थाई ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहा। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान के बाहर आमने सामने थी। टिएट थाई ने दूसरी तरफ देखा और एक मध्यम आयु वर्ग के जनरल को एक सफेद घोड़े पर सवार देखा, जिसका चेहरा सुंदर था और वह युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। वह जानता था कि यह गवर्नर क्यू बिन्ह था। उसके बगल में एक युवा जनरल लाल घोड़े पर सवार था, चांदी सफेद कवच पहने हुए, भालों की एक जोड़ी पकड़े हुए, सितारों की तरह चमकती आंखें, असाधारण रूप से सुंदर। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि वह क्याओ पिंग का बेटा था। हंसते हुए, युआनझोउ में वास्तव में लोगों की कमी है। उन्होंने वास्तव में एक युवक को यहाँ लड़ने के लिए भेजा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चारों ओर से हंसी फूट पड़ी। क्यू तो युवा और ऊर्जा से भरपूर था। वह इस तरह का अपमान कैसे सहन कर सकता था? क्यू बिन्ह के उसे रोकने के प्रयासों को अनदेखा करते हुए उसने अपने घोड़े को युद्ध में झोंक दिया और टिएट थाई को बूढ़ा मूर्ख कहकर डांटा। दूसरी तरफ जू ताई का 18 वर्षीय बेटा जू लियांग, जो चेन जियांग की बेटी से शादी करने वाला था, लड़ने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने युद्ध के बीच में खुले मैदान में लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे। 10 से अधिक राउंड के बाद क्याओ सी ने जू लियांग को इस हद तक पीटा कि वह अपने घोड़े से गिर गया। जू लियांग जल्दी से युद्ध के मैदान में वापस भाग गया। क्यू तो ने लाल आंखों से उसका पीछा किया। टिएट लुओंग की गर्दन के पीछे चाकू घोंपा। टिएट लुओंग नीचे गिर गया और मर गया। क्यू बिन्ह पीछे से मैच देख रहा था, बेहद घबराया हुआ। हालांकि बड़े भाई ने मदद के लिए किसी को नगु डोंग के पास भेजा था, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी और वी शाओ की सेना और भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ दिन पहले, यह जानते हुए कि जू ताई की सेना आ रही थी, क्याओ पिंग ने व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों को शहर के बाहर ब्लॉक करने के लिए ले जाया, अपने जीवन को जोखिम में डालने का इरादा किया। उसका इकलौता बेटा अभी नाबालिग था, इसलिए क्याओ पिंग शुरू में नहीं चाहता था कि वह उसके साथ पहली लड़ाई में जाए और उसे शहर की रक्षा करने के लिए पीछे रहने का आदेश दिया। लेकिन भले ही यानझोउ 50,000 सैनिकों को इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उसे कोई प्रतिभाशाली सेनापति नहीं मिला जो करीबी लड़ाई लड़ सके। क्याओ पिंग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अगर डोंगजुन गिर गया तो यह उसके घोंसले को खोने जैसा होगा, और एक बार घोंसला खो जाने के बाद वह अंडों की रक्षा कैसे कर सकता है। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और अपने बेटे को युद्ध में अपने साथ जाने दिया। दूसरी तरफ टिएट थाई ने देखा कि उसका बेटा युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध में मर चुका था और एक छोटे लड़के के हाथों मर गया जिसके मुंह से अभी भी दूध की गंध आ रही थी। वह डरा हुआ और दुखी था और गुस्से में उसने बाईं और दाईं ओर के 2 जनरलों को आदेश दिया कि वे बाहर निकलकर क्यूतू को मार डालें। काओ जू और झांग बियाओ ने आदेश का पालन किया और अपने घोड़ों पर सवार होकर पलक झपकते ही क्याओ सी को घेर लिया।
हालांकि क्याओ सी एक युवा नायक था, फिर भी वह युवा था और उसे ज्यादा युद्ध का अनुभव नहीं था। इस बीच काओ जू और झांग बियाओ जू झो के अनुभवी सेनापति थे जो कई सालों से युद्ध में थे। क्यों तूने अकेले ही 2 लोगों का सामना किया? वह कैसे विरोध कर सकता था? जरा सी चूक से उसका बायां हाथ चाकू से कट गया, खून बह रहा था। अपने बेटे की वापसी को अवरुद्ध देखकर क्याओ पिंग को लगा कि उसके दिल में आग लग गई है। उसने तुरंत 2 डिप्टी जनरलों को उसका समर्थन करने के लिए ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वे युद्ध में प्रवेश कर पाते, उसने काओ जू को जोर से चिल्लाते हुए सुना, छोटे बदमाश, तुम्हारे मुंह से अभी भी दूध की गंध आ रही है। मैं युवा मालिक का बदला लूंगा। असहाय होकर देखता रहा कि भाला क्याओ सी की छाती में घुस गया। क्यों तूने ट्रुओंग बू की तलवार को रोकने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह इससे बच नहीं सका। जब यह निश्चित था कि सिर गिरेंगे और खून बहेगा, अचानक बिजली की तरह एक घोड़ा लड़ाई के मोर्चे पर दौड़ा। घोड़े पर सवार व्यक्ति, एक चौड़ी टोपी पहने हुए, लड़ रहे 3 लोगों की ओर देखा, अपनी उंगली अपने मुंह पर रखी और जोर से सीटी बजाई। तीनों युद्ध के घोड़ों ने एक राक्षसी आवाज सुनी और अचानक हिनहिनाया, जिससे काओ जू, झांग बियाओ और क्याओ सी नीचे गिर गए। काओ जू और झांग बियाओ के युद्ध के घोड़े सभी दा युआन के अच्छे घोड़े थे, और क्याओ सी का युद्ध का घोड़ा भी बचपन से ही पाला गया था। अप्रत्याशित रूप से इस अजनबी ने केवल एक बार सीटी बजाई और घोड़े ने अपने मालिक को जमीन पर गिरा दिया। तीनों व्यक्ति जमीन पर गिर पड़े। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत अपने घोड़े को दौड़ाने के लिए कहा, नीचे झुका। क्यू तू का हाथ पकड़ा, उसे घोड़े पर खींचा और क्यू बिन्ह की ओर दौड़ा। क्यू बिन्ह के घोड़े के सामने पहुंचकर दूसरे व्यक्ति ने तुरंत क्यू तू को नीचे धकेल दिया। क्याओ सी जमीन पर खड़ा था, अभी भी डरा हुआ था और समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। क्याओ पिंग ने शुरू में सोचा था कि उसका बेटा निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस गंभीर स्थिति में एक नायक उसे बचाने आएगा। वह इतना खुश और आभारी था कि वह इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। यह जानते हुए कि यह व्यक्ति कोई सैनिक नहीं था, वह उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी चौड़ी चौड़ी टोपी को नीचे खींच लिया, जिससे उसकी आंखें ढक गईं, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि वह लगभग 20 साल का था। क्याओ पिंग ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े, मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद दाता। कृपया अपना नाम छोड़ दें, मैं भविष्य में आपका धन्यवाद करूंगा। क्याओ सी जमीन पर खड़ा था और संयोग से उसने दूसरे व्यक्ति की टोपी के किनारे से ढकी हुई आंखें देखीं। उनमें से एक हरी थी, जैसे कि उसने इसे पहले कहीं देखा था लेकिन याद नहीं कर सका। जब वह सोच रहा था, तो दूसरी तरफ जू ताई ने पहले ही ढोल बजा दिया था और हमला करने का आदेश दे दिया था। सोचने का समय नहीं था, उसने जल्दी से सीटी बजाकर अपने युद्ध के घोड़े को वापस बुलाया और दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। क्याओ पिंग केवल सैन्य पुस्तकों से परिचित था और आम तौर पर वह शायद ही कभी सैन्य युद्ध का अभ्यास करता था। अब उसे गठन की कमान संभालनी थी और उसके पक्ष में प्रतिभाशाली जनरलों की कमी थी और सेना दुश्मन की आधी ही थी। सेना धीरे धीरे घिर गई थी, उन्हें चलते चलते लड़ना था। अचानक दोनों पक्षों ने तोपों के फटने की आवाज सुनी। टिएट थाई की सेना के दोनों विंग, जिनमें से प्रत्येक में 10,000 सैनिक थे, ने घेराबंदी को कम कर दिया। 50,000 सैनिकों के पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा था। इस समय क्यू बिन्ह अपनी जान बचाने के लिए सेना को शहर में पीछे हटने का आदेश देना चाहता था, लेकिन गठन अराजकता में था। अगर वे अचानक पीछे हट गए तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा। वह खुद को बचाने के लिए बेताब था,
तभी शंक्वाकार टोपी वाला आदमी आगे बढ़ा, जू ताई के 2 करीबी जनरलों को मार डाला, अपनी तलवार उठाई और गर्जने की तरह चिल्लाया। आस-पास के सैनिक डर गए और पास आने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वे उसे खूनी रास्ता बनाते हुए देख रहे थे, अपने घोड़े को कियाओ पिंग के सामने सरपट दौड़ाते हुए, चिल्लाते हुए, मेरे स्वामी, जल्दी से शहर में पीछे हटने का आदेश दें। अगर आपने देरी की तो पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। मुझे यहाँ आपकी जगह पर बचाव करने दें। कियाओ पिंग दंग रह गया। यह युवक जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, साधारण कपड़े पहने हुए था, एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन किसी कारण से हजारों सैनिकों और घोड़ों के बीच खड़ा, वह युद्ध के देवता की तरह लग रहा था, राजसी और भव्य, दूसरों को अनजाने में उसके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था। क्यू बिन्ह ने अपना सिर घुमाया और सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देने ही वाला था कि अचानक टिएट थाई की सेना की ओर से पीछे हटने के नगाड़े बजने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ अप्रत्याशित हुआ था। जू ताई गुस्से से भरे भाव के साथ अपने घोड़े पर बैठे थे, आसमान की ओर इशारा करते हुए और जोर से गालियां देते हुए। उन्होंने जल्दी से सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, अपने बेटे के शव को लेकर जुझू के दक्षिण पूर्व की ओर पीछे हट गए। अभी कुछ देर पहले शहर के बाहर वे अभी भी मौत से लड़ रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वे पहले ही पीछे हट गए थे और लड़ाई बंद कर दी थी। क्यू बिन्ह को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बड़ी आपदा से बच गया हो। वह स्तब्ध था और इस पर विश्वास करने में असमर्थ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों टिएट थाई, जो ऊपरी हाथ में था, अचानक पीछे हट गया। लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। उसने पहले युद्ध के मैदान को साफ करने का आदेश दिया, मृत और घायल सैनिकों को पहले शहर में लाया। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अचानक शंक्वाकार टोपी पहने हुए व्यक्ति को याद किया और जल्दबाजी में चारों ओर खोज की, लेकिन उसका आंकड़ा कहाँ था? कियाओ सियाई ने उसे लंबी दूरी के लिए नॉनस्टॉप के बाद भाग लिया, 1 दर्जन से अधिक मील से अधिक के लिए दौड़ते हुए। वह अभी भी उसे खो नहीं सकता था, लेकिन वह भी उसके घोड़े को ढक रहा था, लेकिन उसके घोड़े पर भी गिरा हुआ था। दूसरे व्यक्ति और जोर से कहा, मैं आपको पहचानता हूँ। आपके पास एक नीली आंख है। मेरी सबसे बड़ी बहन को आपके द्वारा अपहरण कर लिया गया था, ठीक है? आप उसे कहाँ ले गए थे? अपने घोड़े को भागने का आग्रह किया और एक पलक झपकते ही वह देखे गए थे। क्यों परिवार के बीट्रे के साथ भागने की बात हमेशा गुप्त रखी गई थी। क्यूतू को भी पूरी तरह से पता नहीं था। उसने केवल अफवाहें सुनी थी कि यह गुलाम बीट्रे से संबंधित था। इसलिए जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, वह तुरंत बीट्रे के पीछे भागा और यहाँ आ गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके चचेरे भाई दाई क्यू ने पहले ही उस व्यक्ति से शादी कर ली थी। लेकिन बीट्रे के लहजे को सुनकर यह स्पष्ट था कि दाई क्यू राजी थी। क्यूतू को ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वह इस बात को पचा नहीं पा रहा था। एक पल के लिए वह अचंभित होकर खड़ा रहा। अचानक उसे याद आया कि अभी जब वह ब्लेड के नीचे मरने वाला था, तो यह व्यक्ति उसे बचाने के लिए आकाश से उतरा हुआ देवता जैसा था। 2 सेनाओं के सामने वह अविश्वसनीय रूप से बहादुर था। अपने पूरे जीवन में क्यूतू ने उसके जैसा कोई नहीं देखा था। वह किस तरह का व्यक्ति था? क्यूतू हतप्रभ थी। वेई शाओ ने अपने सैनिकों को दूर ले जाया और हवेली में कम लोग थे। वेई हवेली ठंडी लग रही थी। हर दिन मैडम चू से मिलने की थोड़ी सी असुविधा को छोड़कर ट्यू क्यू अपना बाकी समय खाली बिताती थी। लेकिन वह दुयन चाओ में सैन्य स्थिति को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह निश्चिंत नहीं रह सकी। सौभाग्य से
वेई शाओ के चले जाने के आधे महीने से अधिक समय बाद खबर वापस आई कि जू ताई डोंगजुन पर हमला कर रहा था और उसने सुना कि जुझो को हुआनान द्वारा दंडित किया जा रहा था। इसलिए उसने तुरंत उसे बचाने के लिए अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। दोनों पक्षों ने ल्यूचेंग से 9 मील दूर एक बड़ी लड़ाई लड़ी। जू ताई हार गया। उसने अपने सैनिकों और सेनापतियों, भोजन और अनगिनत आपूर्ति को खो दिया। अंत में उसे बचाव के लिए जुझो में वापस जाना पड़ा। उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। कुछ समय के लिए लूटपाट और हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करना असंभव था। ट्यू क्यू, जो कई दिनों से चिंतित था, ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह कियाओ पिंग के पिता को पत्र लिखने के इरादे से अपने कमरे में लौटी। तभी उत्तरी कमरे से कोई आया और उसने बताया कि मैडम जू ने उसे बुलाया है। जियाओ कियाओ ने तुरंत अपनी कलम नीचे रखी, अपने कपड़े बदले और उत्तरी कमरे में चली गई। अप्रत्याशित रूप से वेई यान भी वहां था, मैडम तू के बगल में बैठा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अलविदा कहा हो। वेई यान ने मैडम तू को प्रणाम किया। जब उसने पलट कर देखा तो उसने ट्यू क्यू को देखा। उसकी नजरें तुरंत उस पर रुक गईं। हर बार जब वेई शाओ बाहर अभियान पर जाता था तो वह हमेशा यू चौकी सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वेई यान को सौंपता था। इसलिए अब उनसे मिलना अजीब नहीं है। ट्यू क्यू ने अपना सिर झुकाया और अभिवादन किया, अंकल। वेई यान ने धीरे से अपनी ठोड़ी को रगड़ा, पीछे मुड़ा और मैडम तू से कहा, पोता पहले विदा लेगा। दादी, कृपया तैयार हो जाओ। मैं सुबह के करीब तुम्हें छोड़ने आऊंगा। मैडम तू ने सिर हिलाया। वेई यान ने ट्यू क्यू को देखा, फिर उसके पास से चला गया। ट्यू क्यू स्टॉल पर चढ़ गया और मैडम तू के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। चाय की मेज पर रखे समाचारों की कई बांस की पर्चियों को देखकर ऐसा लगा कि वे कहीं और से भेजी गई हैं। मैडम तू ने मुस्कुराते हुए कहा, झोंग लिन आधे महीने से ज्यादा समय से बाहर है। दादी जानती हैं कि तुम उसे याद करती हो, इसलिए अगर कोई खबर होगी तो वह तुम्हें पहले ही बता देंगी। सेना कुछ ही दिनों में शीयी पहुंच गई है। सीमा को फिर से संगठित कर रही है, शिविर स्थापित कर रही है, युद्ध के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जियाओ कियाओ को अचानक दोषी महसूस हुआ। हाल के दिनों में उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा याद आई वह वास्तव में डुयेन चाउ था। वी शाओ के लिए, शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सेना मजबूत है। उसे यकीन था कि वह वापस आएगा, इसलिए उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मेरे पति जल्द ही विजयी होकर लौटेंगे। मैडम तू ने सिर हिलाया और आगे कहा, मुझे आज एक और खबर भी मिली है। कल मैं एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए झोंगशान देश जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम घर पर बोर हो रही हो, तो क्यों न तुम मेरे साथ आओ और तुम्हें घुमाओ, और रास्ते में मेरा साथ देने के लिए कोई होगा। ज्यो कियाओ हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी दूर जाना पड़ेगा, और वह यह भी नहीं जानती थी कि मैडम तू झोंगशान देश क्यों गई। लेकिन चूंकि वह पहले ही बोल चुकी थी, इसलिए उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वापस जाओ और तैयारी करो, हम कल सुबह निकलेंगे, मैडम तू ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 42। झोंगशान देश युयांग से लगभग 4 या 5 दिन की यात्रा पर है। अगली सुबह जियाओ कियाओ मैडम जू के साथ हवेली से बाहर निकल गया। वेई यान पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसके पीछे 2 कतारों में करीब 100 लोग थे। वेई यान को यूझो की सुरक्षा के लिए पीछे रहना पड़ा ताकि वह उनके साथ न जा सके, इसलिए ये गार्ड उन दोनों की सुरक्षा करेंगे। वे सभी वेई परिवार के सबसे अच्छे सैनिक थे जिन्हें वेई यान ने खुद चुना था। वे न केवल भरोसेमंद थे
बल्कि वे सभी बहादुर और लड़ने में अच्छे थे। मैडम तू और जियो कियाओ को बाहर आते देख वेई यान तुरंत आगे बढ़ा और मैडम तू का हाथ पकड़ लिया। मुख्य द्वार के बाहर 4 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली 4 गाड़ियां थीं। पहले वाले में पीतल की सजावट वाला शीर्ष, सफेद जेड जड़ा हुआ छत्र, बाहर की तरफ लाल रेशम, अंदर की तरफ ब्रोकेड, दोनों तरफ 4 खिड़कियां, 2 हवा के लिए, 2 बाहर के नज़ारे देखने के लिए, और चारों कोनों पर मनके के पर्दे, बेहद आलीशान। वेई यान ने मैडम जू को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की और गाड़ी की ओर चल दिया। मैडम तू ने इसे देखा और अपना सिर हिलाया, यह कहते हुए, मैंने आपको एक गाड़ी तैयार करने के लिए कहा था, आप ऐसी गाड़ी क्यों लाते हैं? यह बहुत शानदार है, गाड़ी थक गई होगी, इसलिए मैंने एक अच्छी गाड़ी चुनी। हे क्याओ मुस्कुराते हुए और कहते हैं, छोटी बहन, गाड़ी में जाओ। लेकिन अचानक उसका पैर कार के फर्श पर पड़ गया और वह फिसल गई, वह थोड़ा लड़खड़ा गई। वेई यान, जो पास में खड़ा था, जल्दी से उसके पास गया। इससे पहले कि जियाओ कियाओ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसकी पीठ को सहारा देने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, छोटी बहन, सावधान रहना। फिर उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। यह पलक झपकते ही हो गया। दरअसल जियाओ कियाओ अपने आप खड़ी हो सकती थी, लेकिन वह वेई यान जितनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। पहले तो उसे इस व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। बाद में जब उसे उसकी पहचान का पता चला, तो उसने शायद ही कभी उससे कोई संपर्क किया हो। भले ही वह गलती से वेई निवास में उससे मिल जाती, वह हमेशा सुरुचिपूर्ण और सावधान रहता और कभी भी अपमानजनक व्यवहार नहीं करता। उसके साथ पहली मुलाकात में जो असहजता महसूस हुई थी, वह धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन अब जब उसने अचानक उसकी इस तरह मदद की, तो भले ही उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, फिर भी उसने अपना सिर घुमाया और धन्यवाद में मुस्कुराई, फिर झुकी और गाड़ी में बैठ गई, मैडम तू के बगल में बैठ गई। दादी चुंग, जुआन नुओंग और नौकर एक एक करके पीछे की गाड़ियों में चढ़ गए। फिर सुरक्षाकर्मियों ने काफिले को शहर से बाहर निकाल दिया। वेई यान अभी भी शहर के बाहर दर्जनों मील तक पीछा करता रहा। मैडम जू ने उसे वापस जाने के लिए कहा, तभी वेई यान रुका। वह लोगों के समूह को धीरे धीरे गायब होते देख रहा था, मदद करने में असमर्थ था, लेकिन उस हाथ को पकड़ लिया जिसने अभी अभी उसकी छोटी कमर को छुआ था। उसकी कमर बहुत छोटी थी, वह उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़ सकता था, हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त स्पर्श था, कपड़ों की एक परत से अलग, लेकिन वह नरम एहसास अभी भी उसके हाथ पर टिका हुआ था, अविस्मरणीय। जाने के बाद जियो कियाओ को पता चला कि क्यों मैडम जू अपनी बुढ़ापे के बावजूद अभी भी झोंगशान साम्राज्य में आने की कठिनाइयों का बुरा नहीं मानती थी। वर्तमान झोंगशान राजा की मां युआनशी मैडम जू की करीबी दोस्त थीं। उनका रिश्ता बहनों जैसा था। हाल के वर्षों में बुढ़ापे और लंबी दूरी के कारण मैं ज्यादा नहीं जा पाया, लेकिन पुरानी दोस्ती अभी भी बरकरार है। पिछले साल गुयेन थी गंभीर रूप से बीमार थी और यह अब तक जारी है। कल मैडम टू को ट्रुंग सोन देश से खबर मिली कि गुयेन थी मरने वाली है। पुराने दोस्त के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैडम जू पूरी रात जागती रहीं। आज सुबह उन्होंने आखिरी बार उनसे मिलने का फैसला किया। कपड़े जितने नए होते हैं, वे उतने ही कीमती होते हैं। आप जितने लंबे समय से किसी को, पुराने दोस्त को, जानते हैं, वे उतने ही कीमती होते हैं। कुछ दिनों बाद मैडम जू शियाओ कियाओ को लूनू के पास ले गईं। झोंगशान साम्राज्य की स्थापना जियानवू वर्ष में हुई थी। पहला राजा हान के सम्राट वू का राजकुमार था, जिसे शुरू में किंगहे गोंग की उपाधि दी गई थी। भूमि को एक प्रांत में बदल दिया और लूनू में राजधानी की स्थापना की।
झोंगशान राजा लियू डुआन 10 पीढ़ियों से अधिक समय से 200 से अधिक वर्षों से चला आ रहा है। उसी अवधि के देशों जैसे लैंगजिया और जी यिन को भी शाही विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें राज्य दिए गए थे। अब उनकी ज़मीनें अभी भी मौजूद हैं, उनकी उपाधियां बरकरार हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत पहले ही गिर चुकी है। केवल झोंगशान अभी भी स्थिर है। हालांकि दीनह चाओ वास्तव में वेई शाओ से संबंधित था, फिर भी शाही परिवार के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया जाता था। कुछ अन्य सामंती राज्यों के विपरीत, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा उत्पीड़ित किया गया था और यहाँ तक कि उनकी भूमि भी लूट ली गई थी। फेंग राज्य अतीत में जब राजकुमार वयस्क हो जाते थे तो राजा उन्हें भूमि प्रदान करते थे और उन्हें राजा बनाते थे। प्रत्येक एक क्षेत्र पर शासन करता था। उन्हें अक्सर राजा कहा जाता था। फेंग राज्य उन राजकुमारों द्वारा शासित भूमि को संदर्भित करता है। यह एक बड़ा शक्तिशाली देश नहीं था, लेकिन फिर भी जब गाड़ी लूनू शहर में प्रवेश करती थी तो टियो क्यू ने गाड़ी की खिड़की से देखा और देखा कि सड़क के दोनों ओर अभी भी एक उदास और बर्बाद रूप था, जैसे कि एक घर जो कभी एक अमीर और कुलीन परिवार था, अब लाल मीनारें वीरान हो गई थीं। प्रभामंडल बुझ गया था, केवल कुछ धब्बेदार अवशेष बचे थे जो अतीत की महिमा की यादें समेटे हुए थे। ट्रुंग सोन राजा लियू डुआन ने कल सुना कि लेडी टू आ गई है, इसलिए आज वह व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए शहर से बाहर गया। लेडी टू और टियो क्यू को शाही महल में लाया। लियू डुआन की स्थिति लेडी टू से कम थी और अब उसे जीवित रहने के लिए अभी भी वेई शाओ पर निर्भर रहना था। इसलिए उन्होंने मैडम टू और टियो क्यू के साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, उन्हें शाही महल में लाया, जटिल समारोहों की एक श्रृंखला आयोजित की और उनका सावधानीपूर्वक आतिथ्य किया। मैडम टू ने कहा कि इसे सरल रखना चाहिए, फिर साफ कपड़े पहने और टियो क्यू को गुयेन थी से मिलने ले गई, जो बिस्तर पर पड़ी थी। गुयेन थी की उम्र मैडम टू जितनी ही थी और अब वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थी। वह बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका दिमाग अब साफ नहीं था। मैडम टू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसका पहला नाम पुकारा, लेकिन गुयेन थी अब किसी को नहीं पहचानती थी। उसकी आंखें खाली थीं, खामोश थी। लू दोआन ने कहा, पिछले साल से माँ ऐसी ही है। पहले तो वह अभी भी उसे पहचानती थी, लेकिन अब जब वह उसे पुकारता है तो भी वह जवाब नहीं देती। उपचार करने का साहस तो है, लेकिन दुनिया को बदलने की शक्ति नहीं है। यह सोचकर कि उसकी माँ और मैडम टू पुरानी सहेलियां हैं, उसे डर था कि वह उसे न बताने के लिए दोषी ठहराएगी, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। मैडम टू ने केवल टियो क्यू को पीछे छोड़ दिया, फिर गुयेन थी का हाथ पकड़ लिया और बहुत देर तक बिस्तर के पास बैठी रही, कई चीजों के बारे में बात करती रही। जियो क्याओ ने सुना, यह ज्यादातर मैडम टू अपनी जवानी की कहानियां सुना रही थी। मैडम टू की आवाज कोमल थी, उसका लहजा हल्का था, उसमें जरा भी उदासी नहीं थी। जब उसने पुराने दिनों का जिक्र किया जब वह अपने परिवार से झूठ बोलकर गुयेन थी के साथ लालटेन महोत्सव पर लालटेन देखने गई थी, फिर उस युवक से मिली जिसने उन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी, तब भी उसकी आवाज में खुशी थी। लेकिन किसी कारण से जब टियो क्यू ने ये कहानियां सुनी तो उसका दिल दुखने लगा, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। टू फुनहान बार बार कहानी सुनाती रही जब तक कि सूरज पश्चिम में डूब नहीं गया। फिर उसने टियो क्यू को बाहर निकाला। जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल थीं। शाही परिवार के सदस्यों के समूह का नेतृत्व कर रहे लुओ दोआन अभी भी दरवाजे के बाहर खड़े थे। श्रीमती टू को बाहर आते देख वह तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। मैडम टू ने मना नहीं किया और टियो क्यू को साथ ले गईं।
पार्टी के दौरान लियू डुआन से लेकर शाही परिवार के मेहमानों तक सभी ने मैडम टू की तारीफ की और टियो क्यू की तारीफ करते रहे। मैडम टू ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी भी तरह की असहजता का संकेत नहीं दिया। जब पार्टी समाप्त हुई तो उसने टियो क्यू से कहा, लियू शाही परिवार 400 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन अब यह इस स्तर तक गिर गया है। यह वास्तव में स्वर्ग की इच्छा है। बेडरूम में लौटते हुए लेडी टू अभी भी गुयेन परिवार के मामले के बारे में सोच रही थी। दीपक के सामने चुपचाप बैठी हुई, उसका शरीर स्थिर और मौन था। एक्साइयो क्याओ स्टिल सैट बिसाइड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। Grandmother Zong came in and told Madame Xu to change her clothes and rest, but Madame Xu still did not move. Xiao Qiao thought that she was tired from riding in the carriage a few days ago, and today she had to greet everyone. She was about to open her mouth to advise her when she saw Madame Xu looking at her and saying, "During the day, I talked about nonsense with Yuan Shi, making you laugh. Now that I'm older, I think back to my youth. In the blink of an eye, my hair has turned white, and the old story is like a dream." Xiao Qiao said, "How dare I laugh? But even if the face in the mirror, one, has faded, age cannot be preserved, so there is a saying that ancestors grow up young birds, keeping company with the coming years. Grandmother remembers the old times, so she is so sad." 1. Face in the mirror, a phrase quoted from Dai Yeo Hoa by Feng Duedi, one of the 5 great poets of the southern Tang dynasty. हर दिन पहले फूल अक्सर शराब में विलाप करते थे, दर्पण में दिखने वाले पतले चेहरे की परवाह नहीं करते थे। यह कविता युवा लोगों की वसंत उदासी के लिए लिखी गई है। उदास इसलिए क्योंकि वसंत आ गया है, फूलों को देखना दुखद है, प्याला उठाना दुखद है, आईने में देखना दुखद है। अगर आप दुबले पतले हैं तो भी आपको अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए शराब पीनी चाहिए। चू नहान चेहरे के भावों, विभिन्न प्रकार के चेहरों को संदर्भित करता है जो अक्सर प्राचीन कविता में दिखाई देते हैं। 2. कविता नघेने येन से अंश कैट थियन डैन, पूरी कविता का अनुवाद। तीसरे महीने में वसंत 100 परिवारों के परिवार में आता है। स्वेलोस को अंदर आने देने के लिए उन्होंने पर्दे नीचे नहीं किए। यद्यपि अबाबील के पंख बारिश के कारण गीले थे, फिर भी उसके मुंह में घोंसला बनाने के लिए कीचड़ और फूलों की खुशबू वाली मिट्टी थी। अबाबील का घोंसला बहुत पहले बनाया गया था। छोटे अबाबील बड़े हो गए थे और अबाबील और उनके परिवार एक साथ अच्छा समय बिताते थे। वाक्य में उद्धृत अंतिम वाक्य है, पूर्वज एक बड़ा शिशु पक्षी बन जाता है, अगले साल आपसे मित्रता करेगा। टैग जिया द्वारा नोट, मैडम तूने एक बार पूर्वज एक बड़ा शिशु पक्षी बन जाता है दोहराया, मुस्कुराई, अपना हाथ उठाया और धीरे से टियो क्यू के हाथ के पीछे थपथपाया, अपना सिर घुमाया और दादी चुंग से कहा, इस बच्चे के शब्द मुझे पसंद है। दादी चुंग मुस्कुराई और बोली, महिला को डर था कि बूढ़ी महिला बहुत दुखी होगी और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने बूढ़ी महिला को कुछ वाक्यों के लिए मना लिया। और फिर भी बूढ़ी महिला पहले से ही बहुत खुश है। मैडम तूने कहा, ठीक है, मैं आज थक गई हूँ, सभी को जल्दी आराम करना चाहिए। दादी चुंग ने हाँ कहा और मैडम तू को लिटिल क्यू के साथ खड़े होने में मदद की। अगले दिन मैडम तू ने शाही चिकित्सक से पूछा, यह जानते हुए कि गुयेन थी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। उस दिन श्रीमती तू के परिवार से कई लोग मिलने आए और उनके मुंह चापलूसी से भरे हुए थे। जियो क्याओ की ओर मुड़ते हुए उसकी परी जैसी शक्ल, उसके सुंदर व्यवहार को देखकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। वेई परिवार अब उन्नति पर था, हालांकि वह युवा थी। वह वेई परिवार की भावी मालकिन भी थी और ऐसा लग रहा था कि मैडम तू उससे प्यार करती थी।
वह जहाँ भी जाती थी उसे साथ ले जाती थी, इसलिए वे उसका और भी अधिक सम्मान करते थे। उसे खुश करने के लिए, उसे अनगिनत उपहार देने के लिए मैडम तू से छिपते थे। ट्यूक्यू ने बेशक स्वीकार नहीं किया, उन्हें सब कुछ लौटा दिया और किसी से भी निजी तौर पर मिलना स्वीकार नहीं किया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उस शाम ट्यूक्यू मैडम तू के पीछे पीछे गुयेन थी से मिलने गया। गुयेन थी को आज सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शाही चिकित्सक के अनुसार वह सिर्फ 1 या 2 दिन और जीवित रह पाएगी। मैडम तू उदास होकर लौटी। ज्यू कियाओ एक तरफ बैठकर सलाह दे रही थी। अचानक एक बूढ़ी नानी ने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी मैडम सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी मैडम ता फुंग डुक्कांग जानती थी कि बूढ़ी मैडम ट्रुंग सोन आई हैं, इसलिए वह यहाँ उनका सम्मान करने आई हैं। ज्यू कियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन जल्दी से उसे छिपा लिया। वह जानती थी कि दाई कियाओ के पिछले जीवन में हमेशा ऐसा व्यक्ति मौजूद था। हालांकि वह व्यक्ति केवल उसकी याददाश्त में अस्पष्ट रूप से मौजूद था, वह उसका नाम भी याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वह व्यक्ति अचानक जीवित और स्वस्थ हो गया था और एक पल में उसके सामने आ जाएगा। मैडम तू थोड़ा स्तब्ध थी और बुदबुदाते हुए बोली, पिछले साल उसके पति की मृत्यु हो गई थी। क्या वह लोयांग में नहीं था? वह यहाँ क्यों भाग आया? एक पल सोचने के बाद उसने किसी को उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। ज्यू कियाओ जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए कहा। मैडम तू ने कहा, आप यहाँ रह सकते हैं, यह ठीक है। In terms of seniority, I am his mother's aunt. He should call me maternal aunt. We can also be considered relatives. Xiao Kiao lowered her eyes, said yes, then sat down next to Madame Xu. A moment later, she heard the sound of jade pendants jingling outside the door. At first it was faint, gradually it became clearer, like a beautiful melody. One could imagine the walking posture of this woman, like a willow in the wind, graceful and charming. Outside the door appeared a young woman dressed in all white. Xiao Kiao looked back. This young woman seemed to be a little older than Wei Shao, about 24 or 25. Her black hair was combed in a horse-like style. Her appearance was beautiful, especially her captivating eyes that seemed to capture the hearts of others. Her appearance was extraordinary, and her all-white clothes could not hide her charm, making her even more special. The young woman came to the threshold, lifted the hem of her skirt slightly, followed the direction of the old wet nurse to Madame Xu, respectfully bowed. She performed the salute. अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, 2 दिन पहले रूसी महारानी को पता चला कि उनकी नानी आ गई है। मुझे तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए हैं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ जल्दी आना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत व्यस्त होगा और सम्राट उसे परेशान करने से डरता होगा, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। आज मैं वास्तव में उत्सुकता से तुम्हें याद कर रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि रात हो चुकी है और मैं खुद ही यहाँ आ गई। मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारी नानी को परेशान नहीं किया होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने फिर से सिर झुकाया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जियाओ कियाओ को अचानक आश्चर्य हुआ। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, मानो उसका गला घायल हो गया हो। हालांकि उसके शब्दों में एक लय थी, इसलिए यह कानों को असहज महसूस नहीं कराता था। सामान्य महिलाओं की तुलना में यह थोड़ा अधिक व्यवहारिक था। मैडम तू भी आश्चर्यचकित लग रही थी। उनकी एकमात्र आंखें उसे देख रही थी। बहुत समय हो गया। मुझे याद है पहले आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, फिर ऐसी क्यों हो गई? सु नगा हुआंग ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। महाराज, पिछली बार मैं गंभीर रूप से बीमार थी,
मेरा शरीर ठीक है लेकिन मेरी आवाज चली गई है। मैडम तू ने सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल ताफुंग डुक्कांग दुर्भाग्य से चल बसे। मैंने भी यह सुना है। तुम्हें अपने दुख को दबाने की जरूरत है। इतना दुखी मत हो कि इससे तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचे। सु नगा हुआंग ने गहराई से सिर झुकाया और कहा। नगा हुआंग ने अपनी नानी को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया। मूल रूप से नगा हुआंग अपने दिवंगत पति के साथ लोयांग में बस गई थी, लेकिन जब से उसके दिवंगत पति का निधन हुआ, उसे चीजों को देखते समय लोगों को खोने का डर था। इसलिए इस साल की शुरुआत में वह एकांत में रहने के लिए झोंगशान देश लौट आई। पिछली बार रूसी सम्राट का जन्मदिन अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वे श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके थे। वे केवल दूर से ही झुककर अपनी नानी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सके थे। दादी ने हमेशा सम्राट की देखभाल की है और उनसे प्यार किया है। मैं उस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुझे उनकी देखभाल करने का अवसर मिलेगा ताकि मैं उनकी दयालुता का बदला चुका सकूं। मैडम तू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दादी आपकी पुत्रवत भक्ति को याद रखेंगी। लेकिन अब मेरे पास एक पोती है जो ध्यान से मेरी सेवा करती है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सु नगा हुआंग ने आखिरकार तूफु नहान के बगल में बैठी तियो क्यू को देखा। उसकी आंखें उसके चेहरे पर रुक गईं और वह आत्मीयता से मुस्कुराया। तो यह ट्रोंग लैन की नई पत्नी होनी चाहिए, है ना? 2 दिन पहले मैंने लोगों को यह कहते सुना कि लेडी येन हाओ की सुंदरता मनमोहक है, लेकिन अब जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अभी तो मैं अपनी मामी से बात करने में व्यस्त था, वो मैं नहीं था। यहाँ बहन बहन से माफी मांगती है। ऐसा कहने के बाद उसने पहली बार मिलने वाली महिला के शिष्टाचार के साथ तियो क्यू का अभिवादन किया। तियो क्यू ने बदले में थोड़ा झुका। तार्किक रूप से इस समय मैडम टू को तियो क्यू को उससे मिलवाना चाहिए था, लेकिन मैडम टू ने कुछ नहीं कहा। केवल उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो तो नगा हुआंग और तियो क्यू को एक दूसरे का अभिवादन करते हुए देख रही थी। तो नगा हुआंग ने कहा, आज मैं अपनी परी जैसी बहन को देखने के लिए भाग्यशाली हूँ। बहन वास्तव में खुश है। अगर भविष्य में कोई मौका है तो मुझे उम्मीद है कि पहली नज़र में अपने प्यार को निराश करने के लिए आपके साथ और अधिक बातचीत करने में सक्षम होंगे। आपसे मिलने के लिए सम्राट संतुष्ट है। आज मातृ दादी को थक जाना चाहिए। सम्राट अब और परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है। कृपया अपनी छुट्टी ले लो। अगली बार मैं आपकी सेवा करने के लिए आऊंगा। एक पल के लिए अनुपस्थित दिमाग था, मुस्कुराया और जियो क्याओ से कहा, आप आज भी थक गए हैं, आराम करें। जियो क्याओ अपने कमरे में लौट आए, स्नान करने के लिए पानी के टब में बैठे। न्यूंग उसके पीछे खड़ी थी और धीरे से उसके बाल धो रही थी। उसे रगड़कर सफेद झाग बना रही थी। उस पर पानी डालने पर सफेद झाग पानी की सतह पर तैरने लगा, जैसे शुद्ध सफेद कमल के फूल धीरे धीरे सिकुड़ रहे हों। तियो क्यू कुछ पल के लिए बेसुध हो गई। अचानक पलटी। उसकी 2 सफेद कमल जैसी भुजाएं बाथटब पर लटकी हुई थी। उसकी ठोड़ी उसके हाथ के पिछले हिस्से पर टिकी हुई थी। उसने जुआन न्यूंग को देखा और पूछा, जुआन न्यूंग, हम यहाँ कई दिनों से हैं। क्या तुमने किसी को नगा हुआंग का नाम लेते सुना है? अध्याय 43। जुआन नुओंग दंग रह गई। उसने वाकई यह नाम पहले भी सुना था। कुछ महीने पहले जब वह पहली बार वेई परिवार में आई थी, तो उसने चुपके से त्रिनेसो नोक के मामले के बारे में पूछा था। उस समय उसने गलती से उस बूढ़ी नानी को यह नाम लेते सुना जो कई सालों से वेई परिवार में थी। नो क्वान को त्रिनेसो नोक की कहानी सुनाते समय वह इस मामले के बारे में बात करना जारी रखने वाली थी, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया।
जुआन नुओंग ने मूल रूप से टियू कियू को यह बताने की योजना बनाई थी जब उसे मौका मिलेगा। लेकिन फिर उसने देखा कि न्गू डुओंग में लौटने के बाद नाम क्वान ने तुरंत नू क्वान के साथ एक कमरा साझा किया और वे दोनों अधिक से अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गए। इसलिए जुआन नूंग थोड़ा हिचकिचाया। उस महिला टो नगा हुआंग के बारे में कहानी वैसे भी बहुत समय पहले की है। उसने किसी और से शादी कर ली थी और अब वह बहुत दूर थी। यदि दक्षिणी सेनाएं सामंजस्य में होतीं, तो शायद उसे परेशान होने से बचाने के लिए इस मामले का फिर से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए झुआन नोंग ने टियू कियू को नहीं बताया। लेकिन इस समय उसने उसे इस तरह पूछते हुए सुना। उसकी आंखों को अभी भी उसे देखते हुए देखकर वह एक पल के लिए झिझका और पूछा, महिला ने अचानक इस नाम का उल्लेख क्यों किया? क्या किसी ने कुछ कहा? टियू कियू ने उसे इस तरह देखा और निश्चित रूप से जान गया कि वह कुछ जानती है। अपनी ठोड़ी को अपनी बाह पर टिकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। अगर झुआन नुओंग को कुछ पता है तो मुझे बताओ। सु नगा हुआंग ट्रुंग सोन देश के झुआन बिन्ह मार्क्विस की सबसे बड़ी बेटी थी और सु परिवार भी राजा के मामा के रिश्तेदार थे। जब वह पैदा हुई तो किसी ने कहा कि पूरा कमरा ऑर्किड की खुशबू से भर गया था। फिर उसकी मां ने पूछताछ करने के लिए एक ताओवादी पुजारी की तलाश की और ताओवादी पुजारी ने कहा कि इस लड़की का भाग्य बहुत अच्छा था। तो परिवार पहले से ही एक मार्क्विस, अमीर और शक्तिशाली था। अब जब उन्होंने एक महान भाग्य वाली लड़की को जन्म दिया तो यह बिना कहे ही समझ में आ गया। पूरा परिवार बहुत खुश था और उसे एक खजाना मानता था। सो नगा हुआंग ने अपने परिवार की उम्मीदों को निराश नहीं किया। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप रंग बहुत अच्छा था। वह संगीत में निपुण थी और उसकी गायन आवाज लार्क की तरह सुंदर थी। उसकी ख्याति न केवल पूरे झोंगशान साम्राज्य में गूंजती थी, बल्कि लुओयांग तक भी फैल गई थी। सो परिवार और मैडम तू रिश्तेदार थे। 10 साल से भी अधिक समय पहले वेई शाओ के पिता वेई जिंग, जब वे अभी भी जीवित थे, अक्सर एक दूसरे से मिलने जाते थे। सो नगा हुआंग और वेई शाओ एक दूसरे को जानते भी थे। वह वेई शाओ की अच्छी देखभाल भी करती थी। उस समय सामाजिक स्थिति पर ध्यान देने के अलावा विवाह भी लोकप्रिय था, जिसका अर्थ था कि दुल्हन का दूल्हे से 2 या 3 साल बड़ा होना सुंदर था। जब सुनु और वेई शाओ बड़े हुए तो दोनों परिवारों ने देखा कि वे एक दूसरे के लिए एकदम उपयुक्त हैं, इसलिए वे ससुराल जाने का विचार लेकर आए। अप्रत्याशित रूप से दुनिया बदल गई। जब वेई शाओ 12 साल का था तो वेई परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वेई जिंग और उनके सबसे बड़े बेटे की लड़ाई में मृत्यु हो गई। वेई परिवार ने अपना आधार खो दिया और अगले कुछ सालों तक वेई परिवार को सहारा देने के लिए मैडम तू पर निर्भर रहना पड़ा और मुश्किलें बढ़ती गईं। पहले साल में दोनों परिवारों के बीच संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे यह खत्म हो गया। 3 साल बाद वेई शाओ 15 साल का हो गया। लेडी जू के प्रशिक्षण की बदौलत उसने सैन्य मामलों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। उसी साल सम्राट सुए की शादी हुई जब वह 17 साल की थी। उसका पति सम्राट जुआन का छोटा भाई लेफ्ट फेंग यी का ड्यूक लियू ली था। शादी करने के बाद सम्राट सुए अपने पति के साथ लुओयांग चली गई और एक लाल महल में रहने लगी। जल्द ही उसे लोगों द्वारा लेडी यूलो के रूप में सराहा जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता था और उसने लुओयांग के उत्तर में एक शानदार इमारत भी बनवाई जिसका नाम यूलो रखा, जिससे उसे यह उपाधि मिली। वेई परिवार में बूढ़ी नर्स से सु नगा हुआंग के बारे में जुआन नियांग ने जो कहानियां सुनी थी वे बिल्कुल वैसी ही थी।
जुआन नियांग को भी नहीं पता था, स्वर्ग लाल गालों से ईर्ष्या करता था। हान राजवंश का पतन हो रहा था। सु नगा हुआंग 3 साल से लुओयांग में नहीं थी जब सम्राट जुआन अचानक बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। सम्राट जुआन के पास कोई वारिस नहीं था, केवल 2 भाई। एक सु नगा हुआंग के पति लियू ली, दूसरा वह डोंग वोंग लियू ए था। 2 लड़े। अदालत के अधिकारियों को भी गुटों में विभाजित किया गया था, जबकि उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो कि हेनन के लिए था। लियू ए को मारने के लिए शाही परिवार से राजा होने के लिए 7 वर्षीय लियू डोंग को चुना और खुद कोर्ट पर नियंत्रण कर लिया। फिर लियू लोई को कैद कर लिया। मुझे बताएं। लेकिन नर्स ने कहा कि उस वर्ष, हालांकि दक्षिणी सेना घेराबंदी से बच गई थी, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने में आधा साल लग गया था। ड्यूरिंग दैट टाइम, सुनु स्टिल स्टेड एट द WEI family to take care of her. Xiao Qiao blinked, the drops of water condensed on her eyelids fell. The water is cold, get up and get dressed. Soaking any longer will make you catch a cold. Xuan Niang seemed to regret saying too much, quickly stopped, turned around and urged Xiao Qiao to stand up. Xiao Qiao ummed, looked at Xuan Niang and smiled, took the towel and stood up. That night, Yuan Shi passed away. The next day, Zhongshan Kingdom held a funeral, and 7 days later, the funeral was held. Madame Xu stayed until the funeral was over, tired from many days and extremely heartbroken. On the morning of the 2nd day after the funeral, she was about to leave when she fell ill and couldn't get up. Liu Duan was scared and sent the imperial physician to diagnose her. Fortunately, Madame Xu only had a mild illness. After drinking, and with Xiao Qiao attending to her day and night, she felt better after a few days. Liu Duan breathed a sigh of relief and paid more attention to taking care of her. Madame Xu rested for a few more days until she was completely healthy, and planned to उसे गए हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और वह अभी भी वेई शाओ के बारे में सोच रही थी। इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। लौटने से 1 रात पहले, लियू डुआन ने महल में एक भोज का आयोजन किया। मैडम टू थकी हुई थी और आने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपनी जगह ट्यू क्यू को पार्टी में आने दिया। उस रात, दादी झोंग उसकी सेवा करने के लिए उसके पीछे चली गई। जियाओ कियाओ ने शानदार कपड़े पहने थे और उसका रूप आकर्षक था। वह शाही परिवार और मार्क्विस से घिरी हुई सम्मानित अतिथि की स्थिति में बैठी थी। उसने कुशलता से अपना गिलास उठाया, उसका व्यवहार इत्मीनान और महान था। भोज से लौटने के बाद, मैडम जू ने दादी झोंग से पूछा। दादी झोंग ने उत्तर दिया, मैं देखती हूँ कि महिला के पास एक देवदार के पेड़ का व्यवहार और एक परी की उपस्थिति है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। उसके पास अतीत की बूढ़ी महिला का व्यवहार है। मैडम जू ने अपनी लगभग 1 महीने की यात्रा समाप्त की और जियाओ कियाओ के साथ युयांग वापस जाने के लिए निकल पड़ी। ताइहांग में, वेई शाओ और चेन जियांग की 2 सेनाएं पहले ही कई बार एक दूसरे की जांच कर चुकी थी। दोनों पक्षों की अपनी जीत और हार थी। कल, दोनों सेनाएं थाई हान के उत्तर में लाक बिन्ह में मिली। अप्रैल के अंत में, लाक बिन्ह एक विशाल घास का मैदान बन गया, जहां हर तरफ सिर्फ हरी भरी घास थी, जिससे दृश्य स्पष्ट हो गया। देर से वसंत की सुबह, वेई शाओ और ट्रान तुओंग के 3 लाख से अधिक सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। 10 साल पहले के बाद से यह सबसे करीबी मुकाबला था, जब उत्तर की 2 सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी, और यह सबसे भीषण युद्ध भी था। यूझो के वेई शाओ और जिंगझो के चेन जियांग के बीच कई सालों से गतिरोध चल रहा है। अब दोनों पक्षों ने धैर्य खो दिया है। वे चाहते हैं
कि इस अंतिम लड़ाई में वे एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर सकें और साथ ही उत्तर को एकजुट करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकें। दोनों पक्षों ने अपनी सारी सेना को इकट्ठा कर लिया और मौत तक लड़ते रहे। इस समतल जंगली भूमि में रणनीतियां और तरकीबें बेकार थी। महान युद्ध सुबह सुबह शुरू हो गया था और मूल रूप से उज्ज्वल और खुशनुमा मैदान अब मानव नरक में बदल गया था। हर जगह लाशें और घायल सैनिक खून से लथपथ पड़े थे। खून से लथपथ होकर गिरे आखिरी लोग जिंगझो के सैनिकों और यूझो के सैनिकों में अंतर नहीं कर पा रहे थे। कई घंटों तक लड़ने के बाद चेन जियांग के सैनिक विरोध नहीं कर सके और कुछ पीछे हटकर भागने लगे। हालांकि जिंगझो में चेन जियांग का करियर भी उसके पूर्वजों से चला आ रहा था, इसे गहराई से निहित माना जा सकता है, लेकिन चेन जियांग स्वभाव से संकीर्ण सोच वाला था, विश्वासपात्रों का उपयोग करना पसंद करता था और चापलूसी और बदनामी सुनना पसंद करता था। उसके पास कोई कानून नहीं था और वह अपने सैनिकों की कमान संभालने में ढीला था। उसकी लड़ने की ताकत वेई शाओ की सेना से अलग स्तर पर थी। इतनी भयंकर हत्या, एक बार सेना का मनोबल टूट गया तो वह घबराई हुई बकरियों के झुंड की तरह हो गई। ट्रान तोंग के सैनिक भागने के लिए छटपटा उठे। ट्रान तोंग के सेनापति ने लगातार भाग रहे कई सैनिकों के सिर काट डाले, लेकिन वह फिर भी भीड़ को नहीं रोक सका। वेई शाओ की सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए जमकर ढोल बजाया और 20 मील से अधिक दूर तक उनका पीछा किया। त्रान तोंग की सेना पराजित हो गई, सैन्य सामग्री सड़क पर बिखर गई। ट्रान तोंग हार गया और आखिरकार अपने विश्वासपात्र की मदद से बच निकला। तान डोंग वापस लौटते समय उसे खबर मिली कि तान डोंग पर वी शाओ की दूसरी सेना ने हमला कर दिया है। उसने आत्महत्या करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसके विश्वासपात्र ने उसे रोक दिया। कुछ चर्चा के बाद उसने दक्षिण की ओर भागने और हा डोंग में अपने पुराने दोस्त काओ कैन से पूछने का फैसला किया। उसके बाद उसने कई बार बदला लेना चाहा, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं थी। वह पूरी तरह विफल रहा। अगले वर्ष उसका पुराना घाव फिर से उभर आया। वह आक्रोश से मर गया। दूसरे दिन वेई शाओ की सेना ने जिनयांग में प्रवेश किया। ली डियन शहर की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जबकि वे क्वेन ने लोगों को संगठित किया। ट्रान तोंग के पूरे परिवार को, लगभग 200 लोगों को बंदी बना लिया, पुरुषों को मार डाला और महिलाओं को गुलाम बना लिया। जब वेई शाओ जिनयांग सैन्य गवर्नर की हवेली में दाखिल हुए तो डिप्टी जनरल डैन फू रिपोर्ट करने आए। उन्होंने कहा कि जब वे महिलाओं को ले जा रहे थे तो उन्होंने एक अलग लंबी आकृति और कठोर, अजीब चाल वाली महिला को देखा। कुछ संदिग्ध देखकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और पता लगाया कि वह ट्रान तोंग ट्रान थुई का बेटा था। चेन रुई को पता था कि उसे खोज लिया गया है, इसलिए उसने अपने साथ आए 2 सैनिकों को मार डाला और भाग निकला। बाद में उसे जिंदा पकड़ लिया गया। अब उसने वी शाओ से पूछा कि क्या करना है। वी शाओ पूरी रात सोया नहीं था और अभी भी खून से सने युद्ध के कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ लाल थे। अब चेन रुई का नाम सुनकर वह उससे और भी अधिक नफरत करने लगा। बिना सोचे समझे उसने उसका सिर काटने का आदेश दिया। डैन फू ने मुंह फेर लिया और नाराजगी से कहा, यह कमीना चेन रुई अभी पकड़ा गया था और अभी भी सैन्य अधिकारियों का अपमान करने वाले गंदे मुंह से भरा हुआ था। उसका सिर काटना बहुत आसान है। वी शाओ कमरे से बाहर जा रहा था, लेकिन जब उसने यह सुना तो वह रुक गया और चेन रुई को लाने का आदेश दिया। डैन फू ने आदेश का पालन किया और जल्दी से ट्रान थ्यू को अपने साथ ले आया। साल की शुरुआत में था चप की लड़ाई में ट्रान बैंग को पकड़ लिया गया था और ट्रान थ्यू कब्र का उपयोग करके भागने में भाग्यशाली था। टैन डोंग के पास वापस भागने के बाद ट्रान तोंग के सामने
उसने इस तथ्य को छिपाया कि उसने अनुचित तरीके से कमान संभाली थी और सारा दोष ट्रान बैंग पर डाल दिया। ट्रान तोंग और ट्रान बैंग सौतेले भाई थे। ट्रान बैंग के पास इतने सालों तक था चप की रक्षा करने का गुण था और लोग भी उससे प्यार करते थे। जब आम लोग ट्रान बैंग का जिक्र करते थे तो वे सभी उसकी प्रशंसा करते थे और आभारी होते थे। ट्रान तोंग लंबे समय से ईर्ष्या करता था। अब जबकि था चप चला गया है, उसे स्वर्ग से मदद मिल रही है। इसके अलावा ट्रान थुई काले से सफेद हो गया है। ट्रान तोंग न केवल ट्रान थुई को दोष नहीं देता है, बल्कि उस पर पूरी तरह से विश्वास भी करता है। पूरे दिल से था चप को वापस लेना चाहता है ताकि उसका नाम साफ हो सके। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जू ताई के साथ सेना में शामिल हो गए। वेई शाओ को एक झटके में हराने के लिए अपनी सभी शक्तियों को केंद्रित किया और यूपिंग में महान लड़ाई एक रास्ता छोड़ने के लिए थी। फिर उन्होंने चेन रुई को जिन्यांग की रक्षा के लिए 10,000 सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह बुरी तरह विफल हो गया। नाक बिन्ह की हार हुई और तान डुओंग को भी पकड़ लिया गया। जब शहर नष्ट हो गया तो ट्रान थुई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वेश्याओं के एक समूह को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि वह खुद को एक महिला के रूप में प्रच्छन्न करे और वहां घुसपैठ करे। उसका स्वरूप स्त्रियोचित है, प्रथम दृष्टि में तो ऐसा ही लगता है। हालांकि यह पहली बार था जब वह नकल कर रहा था, इसलिए उसकी अजीब और अजीब चाल डैन फू ने नोटिस की। इस समय ट्रान थुई अभी भी महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, उनके बालों में फूल थे। पहली नजर में वह एक महिला की तरह लग रहे थे। लेकिन जिस आदमी को बांध दिया गया था, उसका मुंह अभी डैन फू द्वारा थप्पड़ मारे जाने से सूज गया था। अब वेई शाओ के सामने वह अभी भी जोर से था, जोर से कोसते हुए, वेई शाओ, तुम यूजहू की बौछार हो। ओमी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मुझे मार डालो। टोफू एक काटने बादलों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। उसे खुश रखो। मेरे साथ काम करना सबसे खुशी की बात है। हाँ हाँ। एक सुंदरी के साथ सोने के बाद भले ही मैं चेन रुई मर जाऊं और भूत बन जाऊं, फिर भी यह इसके लायक है। वेई शाओ की 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं, उसकी पोर और नसें उभर आईं और उसने अचानक चेन रुई की छाती पर मुक्का मारा। एक दरार की आवाज निकली और चेन रुई की कई पसलियां टूट गईं और वह उछलकर दीवार से टकराया और जमीन पर गिर गया। चेन रुई के मुंह से लगातार ताजा खून बह रहा था। वह जमीन पर लेटा हुआ हाँफ रहा था, उसका मुंह अभी भी गालियां दे रहा था। वेई शाओ का माथा नीली नसों से भरा हुआ था, उसकी आंखें खून से भरी हुई थी क्योंकि वह जमीन पर पड़े चेन रुई को घूर रहा था और डैन फू से कहा, उसका लिंग काट दो और उसके मुंह में ठूंस दो। द नाइट बिफोर लीविंग फॉर यूयंग, Su Yihuang went to see Madame Xu for the second time, but in the end, she was not able to see her. Old Madame Zong came out and politely told her that the old madam was tired and had to leave early tomorrow, so she had already gone to bed. Su Yihuang immediately asked Xaiao Kiao. Old Madame Zong said that the lady had returned from the banquet a little drunk and was not convenient to meet guests. She would pass on her feelings. Su Yihuang smiled at that time and did not show any other expression. She said a few words to old Madame Zong and left. The next day, Xaiao Kiao and Madame Xu set off. Zongshan King Liu Duan led a group of civil and military officials to see Madame Xu out of the city. The journey was smooth, and they returned to Yuyang a few days later. 2 more days passed, and at noon Xaiao Kiao was called over by Madame Xu and saw Madame Zhu there. Madame Zhu was still smiling, seemingly very happy.
It had been a long time since she had been here, but this was the first time Xiao Qiao had seen her smile like this. On the tea table next to Madame Xu was a book. बांस कार्ड। उसने गर्मजोशी से टियो कियो को बताया कि उसके पति वेई शाओ ने पहले टैन डोंग को हराया था और अब युद्ध जीत लिया गया था और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। अंकल जीजी के अनुसार हेयर स्टाइल कुछ इस प्रकार है। अध्याय 44। झोउ शी के विपरीत, जब दादी ने यह कहा तो उसका लहजा हमेशा की तरह अलग नहीं था, नहीं वह बिल्कुल भी उत्साहित लग रही थी। लेकिन अगर कोई यह कहे कि क्या कुछ असामान्य था, तो जियो कियाओ ने जो देखा वह यह था कि उसकी एकमात्र आंख चमक रही थी, जो गर्व की आभा बिखेर रही थी। नायक या गर्वित नायक अराजक समय बनाते हैं और अराजक समय भी नए नायक और गर्वित नायक बनाते हैं। गर्वित नायक वे लोग जो जिद्दी होते हैं और जिनमें महत्वाकांक्षाएं होती हैं। दादी वेई शाओ को वास्तव में गर्व करने का अधिकार था, एक पोते के पास जो केवल 20 साल का था और पहले से ही वेई शाओ जैसे क्षेत्र का स्वामी था। जियो कियाओ ने खुद से सोचा, यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उसने जिनयांग को भी जीत लिया था। सैन्य दृष्टि से जिनयांग केवल एक गढ़ नहीं था, और जिनयांग के वेई शाओ के हाथों में जाने का मतलब न केवल यह था कि उसने उत्तर को वास्तव में एकीकृत किया, पूरे उत्तर का आधिपत्य बन गया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके हाथों में राष्ट्रीय खजाने थे, इस देश के 2 सबसे बड़े अन्न भंडार। हाथ में पर्याप्त भोजन होना भविष्य में सेंट्रल प्लेन्स को एकीकृत करने की साजिश के लिए सबसे बड़ी गारंटी थी। ट्रान परिवार के पिता और पुत्र के पास एक कीमती जमीन थी, लेकिन अंत में वे दूसरों के लिए एक तकिया बन गए। वह केवल खुद को अक्षम होने के लिए दोषी ठहरा सकती थी। भविष्य के बारे में दुःस्वप्न ने उसे इस दुनिया में आने के पहले दिन से ही हमेशा परेशान किया था। तो नगा हुआंग नाम की महिला के अनुसार, जो वेई शाओ के उत्तर के एकीकरण के साथ दिखाई दी थी, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, कदम दर कदम वास्तविकता बन रहा था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसका पति वेई शाओ अंततः सम्राट बन जाएगा। ऐसा अनुमान न केवल उस दुःस्वप्न या भाग्य की रहस्यमय और समझ से बाहर की कहानी पर आधारित था, बल्कि वेई परिवार में आने के बाद से वह वेई शाओ नाम के इस आदमी में एक ज्वलंत महत्वाकांक्षा, भयंकर इच्छाशक्ति, अहंकार और दुर्लभ धैर्य देख सकती थी। ऐसा आदमी अराजकता के समय में दक्षिण से लड़ सकता है और उत्तर को शांत करके अंतिम चरण तक पहुंच सकता है, यह निश्चित रूप से भाग्य से नहीं था। इसलिए टियो कियो को संदेह होने से नहीं रोका जा सका। इस जीवन में वेई शाओ की पत्नी अब दाई कियो नहीं है। जहां तक सुनु का प्रश्न है, जो झोंगशान पहुंचने पर अचानक उसके सामने प्रकट हुई, क्या वह अपने पिछले जीवन के पथ पर स्वप्न की तरह चलेगी और अंततः उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होकर संस्थापक सम्राट और महारानी बन जाएगी? वह अपने पिछले जन्म में जो जानती थी वह यह था कि वेई शाओ के सम्राट बनने के बाद दा कियाओ ने आत्महत्या कर ली, सुनु महारानी बन गई और लियू यान नष्ट हो गया। वह अचानक जानना चाहती थी, क्या अपने पिछले जन्म में वेई शाओ नाम के व्यक्ति ने सम्राट बनने की अपनी इच्छा पूरी करने के बाद जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था उसका हाथ थाम लिया और साथ ही साथ कियाओ परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे वह हड्डी मांस तक नफरत करता था। कभी अचानक उस दयनीय महिला को याद किया जो उसके द्वारा जीवन भर उपेक्षित रही थी, और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसे वेई परिवार के मकबरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब वह उसके बारे में सोचता था तो क्या उसे कभी शर्म या दया महसूस होती थी? लेकिन उसका अंतिम छोर क्या होगा? निम्नलिखित घटनाएं जो उसके पिछले जीवन में हुई थीं। 3 महीने पहले वी शाओ की सेना ने लोयांग पर हमला किया। झू क्यू इंपीरियल पैलेस के फाटकों के माध्यम से टूट गया। हन सम्राट
और जिंग जुन को हटा दिया, जो कि उत्तरी पैलास को घेरता था और अंत में मर गया था। आधे महीने बाद वेई शाओ ने बेई जियाओ को श्रद्धांजलि अर्पित की, दुनिया के लिए सिंहासन की घोषणा की और उस वर्ष यान किंगडम की स्थापना की। वह केवल अपने 30वें दशक में थी। 10 साल पहले विवाहित थे। वह हांफ रहा था, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। केवल एक ही भूमि थी जिसमें उसकी रुचि थी, लेकिन उसने अभी तक उस पर कब्जा नहीं किया था। उंग चीन के शानक्सी क्षेत्र के 9 प्राचीन प्रांतों में से एक। 2 साल पहले हान जुन की सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करने के लिए हान राजवंश के कुछ वफादार विषयों ने लंग्य प्रिंस लियू यान का योंगजो का स्वागत किया। एक और हान राजवंश अदालत की स्थापना की, जब तक कि छोटे पैमाने पर अदालत में आउटक हो गया था। एक दूत शाही डिक्री को ग्रैंड चांसलर के रूप में नियुक्त करने के लिए ले आया, उसे योंगदू में लुयंग में वापस स्वागत करने के लिए आमंत्रित किया, लियू यान को सिंहासन पर चढ़ने में मदद की। उस समय हर कोई उसके चेहरे पर हंसी के साथ हंसी और हंसी को देख सकता था। एले कोट सुनु एक कुलीन उपपत्नी बन गई। यह हरम में सर्वोच्च पद था, महारानी के बाद दूसरा। उसके बाद उन्होंने लोयांग छोड़ दिया और व्यक्तिगत रूप से उंग डो चले गए। उनके जाने के दूसरे दिन सु नगा हुआंग उत्तरी महल में चोंगदे महल गए। राजसी और शानदार लोयांग शाही महल 2 महलों में विभाजित था, दक्षिण और उत्तर। दक्षिण महल वह जगह थी जहां सम्राट बैठके करते थे, जबकि उत्तरी महल वह जगह थी जहां रखैलें सोती थी। हान टोन की घेराबंदी से आधे महीने पहले एक भयंकर आग लग गई, जिससे उत्तरी महल का अधिकांश महल जलकर खाक हो गया। अब केवल कुछ इमारतें ही बची हैं। वेई शाओ लियू यान कोर्ट को नष्ट करने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने किसी भी नवीकरण का आदेश नहीं दिया, लेकिन केवल लोगों को रहने के लिए जगह बनाने के लिए आग के बाद शेष महलों को साफ करने का आदेश दिया। वह कई वर्षों से बीमार थी और केवल एक बूढ़ी औरत को उसकी दवा लेने और खाने के लिए एक बूढ़ी औरत थी, जब वह अभी तक शादी नहीं कर रही थी। डोंग जिले में अपने गृहनगर में वह और उसकी छोटी बहन टायो क्यूओ को सोंग क्यूओ कहा जाता था, जो कि उनके उत्कृष्ट सौंदर्य के कारण थे। बिस्तर पर रखे गए उसके हाथ में केवल सूखी त्वचा की एक परत थी, जिसमें स्पाइडर के जाले की तरह दिखाई देने वाली हरी नसें थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे उन आंखों में उस साल की खूबसूरती के निशान धुंधले से दिखाई दिए। दाई क्यू को बहुत प्यास लगी थी। वह बहुत दिनों से प्यासी है। वह जानती थी कि बूढ़ी औरत उसकी सेवा नहीं करना चाहती थी। वह पानी डालने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सचमुच बैठ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होती जा रही थी। उसने फिर से कमजोर आवाज में बुढ़िया को पुकारा। बूढ़ी औरत अंत में प्रवेश करती है। उसके नक्शेकदम पर टाइले पर एक गिलास बर्फ के पानी में लाया गया था। हालांकि वह सम्राट यान की मुख्य पत्नी थी, सभी को पता था कि सम्राट ने उसे एक बार भी देखा था। पानी के गिलास के लिए बड़ी कठिनाई के साथ वह इसे पकड़ने में सक्षम थी जब अचानक उसकी आंखें जलती थीं। अंधेरे महल में किसी कारण से उसने अचानक महसूस किया यह बहुत उज्ज्वल था। यह एक महिला थी जो अपने बिस्तर की ओर जा रही थी। महिला की उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से तैयार थी। उसकी त्वचा चिकनी और गुलाबी थी, जो दाई क्यू से बिल्कुल विपरीत थी। उसने अपने बालों को 9 रिंग्स स्टाइल में कंघी किया हुआ था और उसके बालों में एक कीमती फीनिक्स हेयरपिन लगा हुआ था। फीनिक्स हेयरपिन में लेपिस लाजुली मोतियों की एक माला लटकी हुई थी और वह हर कदम पर एक बहुत ही सुखद डिंगिंग ध्वनि कर रही थी। इस तरह से उसके बालों को कंघी करने के लिए 2 नौकरानियों को आधे घंटे से अधिक समय तक कंघी करनी पड़ती थी।
उसने बैंगनी ब्रोकेड की पोशाक पहनी हुई थी जिस पर 100 फूलों के साथ खेलता हुआ एक फीनिक्स बना हुआ था। इस बैंगनी ब्रोकेड पर कढ़ाई के पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल है और इसलिए बेहद मूल्यवान है। 20 कुशल बुनकर और कढ़ाई करने वाले 1 मीटर कपड़े को पूरा करने के लिए 1 साल तक एक साथ काम करते हैं। साधारण हैसियत वाले पुरुष इसे सिर्फ बेल्ट के आभूषण के तौर पर खरीदने की हिम्मत रखते थे, लेकिन उसने इसे ऐसे ही कपड़ों के सेट में बदल दिया। जहां तक उसके कढ़ाईदार जूतों की बात है, तो उनके तलवे सोने के धागों से बुने हुए 12 परतों के थे। जूतों में मोती जड़े हुए थे और बाएं और दाएं दोनों पंजों पर एक सुनहरा तितली जड़ा हुआ था जो देखने में बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। प्रत्येक कदम के साथ उसने तितलियों के पंखों को अपनी आंखें उतारने के लिए दर्शकों को अपनी आंखें उतारना असंभव बना दिया। महल में कियाओ और उसे महारानी सु बिस्तर पर चला गया, बैठ गया, व्यक्तिगत रूप से ठंडे पानी के गिलास को उठाया, इसे दा कियाओ के मुंह में लाया। मैंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि आपकी बीमारी हल्की नहीं थी। थोड़ा सा महिला। गुलाम, तुमने मेरी इस तरह सेवा करने की हिम्मत की? सर्दी का मौसम है और तुम पानी को इतना ठंडा छोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। इतना कहकर उसने पानी का गिलास नीचे फेंक दिया। पानी का प्याला जोर से जमीन पर गिरा, पानी चारों तरफ फैल गया। दाई कियाओ स्थिर रही। सु नगा हुआंग ने दाई कियाओ की ओर देखा। जाने से पहले महामहिम ने मुझे एक कुलीन उपपत्नी के रूप में नियुक्त किया था। क्या तुम्हें पता था? दाई कियाओ को बेशक नहीं पता था, किसी ने उसे नहीं बताया और उसे इस मामले की परवाह भी नहीं थी। वास्तव में महामहिम को एक और काम करना चाहिए था, वह था तुम्हें महारानी बनाना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेशक महामहिम तुम्हें महारानी नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर तुम एक दिन भी जीवित रहीं, तो मैं भी महारानी नहीं बन पाऊंगी। अंत में उसने दया से दाई कियाओ को देखते हुए आह भरी। तो मैं वास्तव में नहीं समझती, तुम इस बिंदु पर आ गई हो। तुम अभी भी अपनी आखिरी सांस रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो? मरने से इनकार कर रही हो? यह सही है, तुम अभी भी अपनी आखिरी सांस रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो? मरने से इनकार कर रही हो? दाई कियाओ also asked herself. Having come to this point, what was making her still barely alive was perhaps the figure of a man with a lonely green eye buried in the darkness of her Dong Quan garden. Tu Njie Hong saw that Dai Qiu did not react, so she stared at her. Beautiful woman, she said in a gentle tone, in this world, everyone has something they desire. Men want a high position and a high salary, bringing glory to their family. Women hope for a noble husband and wife, hope to marry a husband as they wish. But I guess you don't know, in this world, there is nothing that is easy to obtain. Even if it is given by heaven, you have to go get it yourself. I know that you hate me very much in your heart, but maybe you don't know, it wasn't easy for me to get to this day. Noble husband and wife. A noble husband means a glorious wife, something like that. Happy smiley, the corner of her lips smiled, then she sighed softly as if regretting something. These words, surely मैं अपने जीवन में किसी को नहीं बता सकता, उसने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपको अब क्यों बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था। शब्द और लियू ली से शादी करते हैं। लुओयांग का नया स्वामी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। मैं झोंगशान राज्य में वापस लौट आई और कई कठिनाइयों के बाद मैं अंततः आपके महामहिम से मिली। उसने दाई कियाओ को ध्यान से देखा। जब मैं आपसे मिली, तो आपके महामहिम ने आश्चर्य से मुझसे पूछा कि मेरी आवाज इस तरह क्यों बदल गई थी। मैंने जवाब दिया कि चूंकि मुझे पता था कि महामहिम को मेरी गायन आवाज पसंद है, इसलिए शादी से 1 साल पहले मैंने अपनी आवाज नष्ट करने के लिए दवा ली थी।
भले ही मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया और शाही वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकी, फिर भी मैं यह आवाज सिर्फ आपके लिए रख सकती हूँ। उस समय महामहिम बहुत भावुक हो गए थे। आप नहीं जानते, मेरी आवाज ऐसी है क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैंने बहुत ज्यादा दवाई ले ली है। सुंदर महिला, उस पल से मुझे पता चल गया था कि महामहिम के मन में अभी भी मेरे लिए पुरानी भावनाएं हैं। जब उसने तुमसे विवाह किया तो उसकी महारानी 22 वर्ष की थी और उसके कमरे में एक भी रखैल नहीं थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं उसके साथ खेलती थी और पूछती थी कि इस दुनिया में जिन पुरुषों को कोई प्रिय होता है उनके पास 3 पत्नियां और 4 रखैले क्यों होती हैं, जबकि महिलाओं को जेड़ की तरह पवित्र रहना पड़ता है। आप और मैं कई सालों से अलग रह रहे हैं। आप महिलाओं के करीब क्यों नहीं आते? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें उस समय के मेरे लापरवाह शब्द याद हैं। इसलिए तुम दुनिया की महिलाओं के साथ कचरा जैसा व्यवहार करते हो। सो नगा हुआंग मुस्कुराई, उसकी आंखें गर्व से भर गईं। भले ही तुम और मैं उस साल अलग हो गए थे, तो क्या हुआ? उस समय वह सिर्फ एक किशोर था। उसके दिल में उसकी बड़ी बहन, जो उससे 2 साल बड़ी थी, की यादें अविस्मरणीय यादें होंगी। इसके अलावा उस वर्ष वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी माँ भी बिस्तर पर थी और मैं वेई परिवार के साथ आधे साल से अधिक समय तक रहा। उसकी और उसकी माँ की देखभाल करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। उस भावना के आधार पर, चाहे मैं कितनी भी अपमानजनक क्यों न हो, वह अभी भी पूरे दिल से मेरा इंतजार करेगा। दाई क्यू ने उसे आश्चर्य से देखा। नगा हुआंग की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। सुंदर लड़की, तुम्हारा भाग्य दयनीय है। तुम्हारी वर्तमान उपस्थिति के साथ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। एकमात्र समस्या यह है कि यदि आप नहीं मरती हैं, तो महामहिम मुझे निश्चित रूप से रानी नहीं बनाएंगे। मुझ में इंतजार करने का धैर्य नहीं है। तुम्हें पता है, रानी का सिंहासन खाली है और मुझे एक कुलीन उपपत्नी बना दिया गया है, जो मेरे लिए अपमानजनक है। आज मैं जहां हूं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। आपने क्या किया? वेई परिवार की दुश्मन की बेटी होने के कारण ही उसने 10 वर्षों तक महामहिम की मुख्य पत्नी का पद संभाला। लेकिन आप वही व्यक्ति हैं जिनसे महामहिम की दादी ने विवाह किया था। जब तुम मर जाओगी तभी महामहिम मुझे रानी बनाएंगे, लेकिन तुम मर क्यों नहीं जाते? वह अंततः खड़ी हुई, दाई क्यू को ठंडे भाव से देखा और बोली। अध्याय 45। पूर्व जीवन। वेई शाओ की भविष्यवाणी में उंगडो पर विजय प्राप्त करना एक छोटी सी बात थी। 17 साल की उम्र से अब तक लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों की तुलना में यह लक्ष्य समतल जमीन पर चलने जैसा था। उसने अनुमान लगाया था कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2 लड़ाइयां जीतने के बाद सम्राट और महारानी लियू यान को योंगडू से पश्चिम की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लियू यान की कमान में एक महान सेनापति जो लड़ाई में अच्छा था और जिसमें असाधारण नेतृत्व कौशल था, प्रकट हुआ। यह व्यक्ति उसकी उम्र के आसपास था। उसकी असामान्य हरी आंखें थीं और मूल रूप से दक्षिण में भटकने वाले आम लोगों का एक नेता था। वेई शाओ ने उसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उस समय उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने केवल यही सोचा था कि उंगडो को जीतने के बाद वह इन सभी छोटे विद्रोहियों को खत्म करने के लिए दक्षिण की ओर मार्च करेगा। लेकिन नीली आंखों वाला वह लड़का जिसे लुदीम ने हुई एम वोंग के रूप में नियुक्त किया था, उंगडो को जीतने के उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था। बाधित होने और ठंड के दिनों में सैनिकों के लिए असहनीय होने के कारण वेई शाओ ने विचार किया और अस्थायी रूप से अपने सैनिकों को लुओयांग में वापस ले जाने का फैसला किया,
गर्म वसंत आने और फिर विजय प्राप्त करने की प्रतीक्षा की। जब वह वापस लौटा तो उसे पता चला कि लोयांग छोड़ने के दूसरे दिन युवती ने सोना निगल लिया था और आत्महत्या कर ली थी। यह खबर एक आश्चर्य के रूप में आई, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यूनू की अधमरी शक्ल देखकर लगता था कि आत्महत्या भी एक संभावना थी। और जब उसने यह खबर सुनी तो वह दुखी नहीं हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि तो नगा हुआंग ने क्यूनू के शव को वेई परिवार की समाधि के बाहर दफनाने का आदेश दिया था। इससे वेई थियू दुखी हो गया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे क्यूनू पर तरस आ रहा था। अगर उसने तय कर लिया होता तो वह क्यूनू को उसी कब्र में दफन नहीं होने देता जिसमें वह खुद है। लेकिन कोई बात नहीं, क्यूनू ही मुख्य पत्नी थी जो उसकी दादी ने उसे दी थी। अब जबकि क्यूनू मर चुका है तो नगा हुआंग ने उसकी सहमति के बिना निर्णय ले लिया है, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहा है। उसने न केवल खुद का अपमान किया, बल्कि उसने अपनी दादी का भी अपमान किया, जो कई साल पहले मर चुकी थी। सो नगा हुआंग को लगा कि वह दुखी है, इसलिए उस रात ड्रैगन बेड पर उसने उसकी सेवा करने और उसे खुश करने की पूरी कोशिश की। वेई शाओ ने कई महीनों से किसी महिला को नहीं छुआ था और उसे भी माफ करने की जरूरत थी। लेकिन आज रात, चाहे इसलिए कि युद्ध ठीक से नहीं चल रहा था या इसलिए कि वह थका हुआ और असहज था, चाहे तो नगा हुआंग ने उसे कितना भी खुश करने की कोशिश की, वह उससे प्यार नहीं कर सकी। वह अचानक नाराज हो गया। जब वह अपना मुंह खोलने ही वाली थी, उसने उसे दूर धकेल दिया और पूछा कि उसने मनमाने ढंग से क्यूनू को दफनाने का फैसला क्यों किया। तो नगा हुआंग चौंक गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह नग्न थी। उसने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी। उसने कहा, ऐसे मामले को महामहिम के वापस आने और इसे संभालने का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन युद्ध से पहले महामहिम ने हरम का प्रबंधन उसे सौंप दिया था। क्यूनू दुश्मन की बेटी थी और उसने महामहिम के युद्ध में जाने के समय को सोना निगलने और आत्महत्या करने के लिए चुना। उसके पास वास्तव में बुरे इरादे थे और वह चाहती थी कि महामहिम का दुर्भाग्य हो। उस समय वह इतनी क्रोधित हुई कि बिना सोचे समझे उसने किसी को आदेश दे दिया कि उसे कहीं और दफना दिया जाए। अब यह सोचकर उसे भी पछतावा हुआ। सक्षम और यहाँ तक कि अंत में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक स्मारक प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुझे हरम का विस्तार करना चाहिए। बेशक जियाओ कियाओ को अपने पिछले जीवन में इस बारे में पता नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पिछले जीवन में 8 साल बाद दुनिया को पूरी तरह से एकीकृत करने, हूणों पर विजय प्राप्त करने और संस्थापक राष्ट्र के नक्शे में हजारों मील के खेतों को शामिल करने के बाद सम्राट वेई शाओ महत्वाकांक्षा से जल रहा था और पश्चिमी क्षेत्रों को जीतने के लिए सेना भेजने वाला था, जब बालिंग के दक्षिणी क्षेत्र में नीली आंखों वाला आदमी, जिसे वह उस साल अपना एकमात्र प्रतिद्वंद्वी मानता था, ने विद्रोह शुरू कर दिया। तभी सम्राट को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति मरा नहीं है। वह इतना क्रोधित था कि उसने दरबार की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए खुद अपनी सेना को दक्षिण की ओर ले गया। अराजकता के दौरान क्यूई हुआंग नामक स्थान पर सम्राट अचानक एक तीर से मर गया जो आकाश से गिरता हुआ प्रतीत होता था। उस वर्ष वह 39 वर्ष का था। वेई शाओ का निधन उनके प्रमुख समय में हुआ और दाई येन साम्राज्य, जो केवल 8 वर्षों तक अस्तित्व में था, राख में बदल गया। हूणों ने सिर उठाया, सेंट्रल प्लेन्स दूसरी बार विभाजित हुआ, देश विभाजित हुआ, लोगों ने युद्ध में कष्ट झेले और 10 साल पहले जैसी स्थिति में लौट आए। टियू क्यू ने देखा कि मैडम तू ने बोलना समाप्त कर दिया है और उसकी ओर देखा, फिर खुशी से मुस्कुराया। यह बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति जल्द ही वापस आ जाएंगे।
उसने कहा। मैडम टू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैडम चू ने टियो कियू को देखा। उसका मूल रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा कठोर हो गया। टियो कियू के इस तरह के एक साधारण वाक्य ने मैडम चू के दिल की संवेदनशील नस को छू लिया। जब क्यूनू पहली बार वेई निवास पर पहुंची तो उसने सोचा कि उसका बेटा उससे उसी तरह नफरत करेगा जैसे वह करती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके बेटे ने न केवल उसके साथ विवाह किया बल्कि उसकी रक्षा भी की और उसे लाड प्यार भी किया। वह वेई शाओ की माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि वह उसे समझ नहीं पाई, लेकिन एक माँ के तौर पर वह अभी भी देख सकती थी कि उसका बेटा उसे पसंद करता है या नहीं। अगर उसका बेटा सफलतापूर्वक टैन डोंग को पा लेता है और जल्द ही जीत के साथ वापस लौटता है तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। लेकिन सिर्फ इस बात के बारे में सोचते हुए कि उसका बेटा वापस आ गया है और क्यूनू ने उसका फायदा उठाया है, भले ही उसका बेटा सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मोहित हो या उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करता हो, फिर भी उसका दिल ऐसा महसूस करता था जैसे उसे तीखे कांटों से छलनी किया जा रहा हो। दरअसल लेडी चू के लिए त्रिनह सो नोक की मामी के अलावा इस दुनिया में कोई और महिला नहीं थी जो उसके बेटे की कानूनी पत्नी बनने की योग्यता रखती हो। साथ ही त्रिनह सो नोक के अलावा बाकी महिलाएं उसके हाथों से उसका बेटा छीनना चाहती थी। इसके अलावा क्यूनू एक ऐसे परिवार से थी जो कट्टर दुश्मन था। उसने तियो क्यू को देखा, उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थी। मुझे एक और खबर भी मिली है, लेडी तू ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके मामा के परिवार से कुछ दिनों में दूतों का एक समूह आएगा, उनमें आपका छोटा भाई भी होगा। टिएट थाई युद्ध से पीछे हट गया। दुयेन चौ एक और आपदा से बचने के लिए भाग्यशाली था। त्रुओंगफो ने क्यू वियत को सुझाव दिया कि वह इस अवसर का लाभ उठाते हुए नगु डोंग के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजे। एक तो उन्हें धन्यवाद देना है, दूसरा दोनों परिवारों के बीच संबंधों को कम करना है। क्यू वियत सहमत हो गए। जब दूत चुनने का समय आया तो क्यूतु ने खबर सुनी और जाने के लिए कहा। क्यू बिन्ह को पता था कि वह तियो क्यू को याद करता था, यह सोचकर कि उसकी बेटी वेई परिवार में प्रवेश कर चुकी है। भले ही वह पहले नहीं चाहता था, लेकिन अब नाव रवाना हो चुकी है। इसके अलावा इस बार दुयन चाओ मुश्किल में था और वेई थियू ने भी मदद की। अगर वह वास्तव में इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों परिवारों में सुलह करवा सके तो इसे एक वरदान ही माना जाएगा। इसलिए उसने उसे रोका नहीं। जाने से पहले उसने अपने बेटे को भी सावधान रहने को कहा। क्यू तो हाँ कहता रहा। प्रस्थान के दिन कई कीमती उपहारों के साथ दूतों के पीछे पीछे अबंगु डुओंग के रास्ते पर क्यूतु का छोटा भाई मुझसे मिलने यहाँ आया था। इस खबर से ट्यू क्यू बेहद खुश हो गई। लगभग आधे साल से उत्तर में रहने के कारण उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी और वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि दाई क्यू और बीट्रे कैसे हैं। उन्हें विदा करते समय दाई क्याओ ने उससे वादा किया था कि अगर भविष्य में वे सुरक्षित और स्वस्थ रहे तो वह मौका मिलने पर उसे जरूर संदेश भेजेगा। वह उनसे समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अलावा उसे अपने पिता से बहुत सी बातें कहनी थी। उसने पहले ही एक पत्र लिख लिया था। अगर उसका छोटा भाई अब आ गया तो वह उसे वापस ले जाने के लिए दे देगी। इस अप्रत्याशित अच्छी खबर ने झोंगशान देश की यात्रा की कुछ उदासी को दूर कर दिया। हर दिन टियो क्यू समय के तेजी से गुजरने का इंतजार करती थी ताकि वह क्यू तु को थोड़ा पहले देख सके। आधे महीने बाद क्यू तु के दूतों के आने से पहले वेई थियू पहले ही वापस आ चुकी थी। तान डोंग में शानदार जीत ने वेई थियू की सेना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। सेना का विस्तार 3 लाख लोगों तक हो गया।
सिवाय 1 लाख लोगों के जो जिन्यांग में बचाव के लिए बचे थे। एक हिस्सा फान्यांग और शिंदू में तैनात था, बाकी 1 लाख लोग उसके पीछे युयांग वापस चले गए। उस दिन युयांग शहर में उत्सव की तरह खुशी थी। शहर के द्वार खुले हुए थे, लोग वापस लौट रही सेना का स्वागत करने के लिए बाहर निकल आए। वेई शाओ की मुख्य सेना बैरकों में तैनात थी। उसने केवल 2000 निजी सैनिकों की एक छोटी शाखा को शहर में ले जाया। गार्ड ने एक ही कवच पहना। जब वे शहर के गेट में प्रवेश कर रहे थे तो लोग उत्साह से चिल्लाए, द मार्क्विस, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शहर के गेट की ओर देखते हुए उसने आखिरकार लोगों के एक समूह को घोड़ों की सवारी करते हुए देखा। आपका पोता आपकी दादी की अपेक्षाओं को निराश नहीं करने के लिए भाग्यशाली था और अब वह विजय में लौट आया है, जिससे आपकी दादी बहुत चिंता कर रही हैं। लेडी टू ने हंसते हुए कहा, मुझे अपने दिवंगत पति की ओर से आप प्रतिभाशाली जनरलों को धन्यवाद देना चाहिए। सभी की मदद के बिना वेई परिवार आज जो गौरव हासिल कर पाया है, वह कैसे हासिल कर पाता? मैंने आप सभी के लिए एक जश्न पार्टी की तैयारी की है। आज खूब आनंद लीजिए। जब तक आप नशे में न हो जाएं, घर मत जाइए। Everyone clapped loudly, laughing loudly. The main door of the WEI residence was filled with joy and happiness. WEI Shao was pulled back by Madame Zhu to ask questions. He replied a few sentences. His eyes immediately swept past Madame Zhu's head and looked towards Exaio Kiao. Exaio Kiao saw him looking at her and smiled at him. WEI Shao was still wearing his armor. Moreover, he had been outside on a military campaign, mixed in with men for 4 months, so it was inevitable that he would be a little disheveled. The first thing he did after returning to the residence was to wash his face and change his clothes. All the old maids and maids of the western room stood outside the door to welcome him. Wei Shao entered, and everyone followed him in to serve him. Just now, in front of Madame Xu and Madame Zhu, he was fine. As soon as he entered the room, Wei Shao's eyes were glued to Exaio Kiao's face. Being stared at like that by him, Exaio Kiao couldn't help but feel embarrassed. Moreover, they had been married for half a year, but the time they were together was not even half as long as the time they were apart. When they had just gotten used to each other's existence, they went to war. महीनों की लड़ाई के बाद वह अचानक वापस आ गया। उसकी दाढ़ी और मूंछें जियाओ कियाओ को अचानक अपरिचित लगती है, लेकिन वह उसे इस तरह से देखना चाहती थी। एक दूसरे पर तुरंत अपने हाथों में चीजों को नीचे रखा और एक दूसरे को बाहर निकाल दिया। जियो कियाओ ने अपने हाथों और पैरों को कठोर कर दिया, जिससे उसे अपने युद्ध के कपड़े उतारने में मदद मिली। यह महसूस करते हुए कि उसकी नजरें अब भी उस पर हैं, वह और अधिक घबरा गई। गर्मी का मौसम था, मौसम गर्म था, उसकी नाक की नोक भी पसीने से तर थी। उसके पास मदद के लिए सिर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक उसका हाथ उसके हाथ को दबाते हुए नीचे आ गया। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से मेरी याद आ रही है? क्यू के कान की लोब गर्म महसूस हुई। ngू थियू ने अपना सिर नीचे किया, उसके कान के पास झुका और पूछा। उसका हाथ धीरे से उसका हाथ थामे हुए था। पूरे साल तलवारों का इस्तेमाल करते हुए उसकी हथेली पर कई कठोर बस उसके नरम हड्डी रहित हाथ को रगड़ रहे थे। माहौल अचानक अस्पष्ट हो गया। टियो को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। वेई थियू उसे उकसा रहा था, यहाँ तक कि उसके जैसा मूर्ख भी समझ सकता था। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर आखिरकार अपना सिर उठाकर उसे देखा और धीरे से कहा, बाहर हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर भी जुआन नुओंग और उसके आदमियों को उसका चेहरा धोने के लिए अंदर जाने देना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी याद है? हो, उसने फिर से दोहराया।
उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। अचानक उसने उसके हाथ को चुटकी से दबाया, इतनी जोर से कि उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा भी करीब आ गया, उनके गाल एक दूसरे से सट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने यह जानबूझकर किया था। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी दाढ़ी उसके गाल पर चुभ रही है। यह दर्दनाक और खुजली दोनों था।